सदियों में एक आध बार ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी तारीफ नहीं की जाती। उसकी तारीफ इसलिए नहीं की जाती कि उसकी तारीफ की नहीं जा सकती, ऐसे शब्द ही नहीं होते, और उसकी तारीफ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। कोई नहीं कहता है कि शेक्सपियर बहुत अच्छा राइटर था, कोई नहीं कहता है कि माइकल एंजेलो बहुत अच्छे स्टैचू बनाता था, कोई नहीं कहता है कि बीथोवन क्या म्यूजिक बनाता था, कोई नहीं कहता। शेक्सपियर नाम ही अपने अंदर तारीफ है। उसी तरह से मैं समझता हूं कि जिससे आज हम बात कर रहे हैं, जिससे आज हमें मिलने का सौभाग्य मिला है, उसका नाम ही उसकी तारीफ है। आप किसी इंसान की इससे ज्यादा क्या तारीफ कर सकते हैं किसी सिंगर की कि आप कहें कि वो लता मंगेशकर है। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले न सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों की तरफ से जो आपसे और आपकी आवाज़ से मोहब्बत करते हैं, आपकी 80th बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आप यूं ही गाती रहें और हम लोगों के दिल जीतती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे ये इज़्ज़त मिली है कि मैं आपसे कुछ अपनी तरफ से, कुछ दूसरों की तरफ से सवाल करूं। और एक वो बहुत मशहूर म्यूज़िकल फिल्म थी साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी थी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट। तो हम भी बिगनिंग से ही करते हैं। हम सब जानते हैं कि आप का संबंध म्यूज़िक से दो तरह से है, आपके खून में भी है और घुट्टी में भी है। तो जिस माहौल में आप पली बढ़ी, जिस पिता की आप सुपुत्री हैं, हर तरफ म्यूज़िक ही था। तो बहुत बचपन में आप कहाँ से, किस उम्र में पहली बार आपको महसूस हुआ कि मैं गा सकती हूँ, मैं गाऊंगी? जावेद साहब, हमारे घर में म्यूज़िक तो सारा दिन चलता था, क्योंकि पिताजी गाते थे। उनके पास सीखने के लिए लोग भी आते थे। उनकी ड्रामा कंपनी थी और उसके रिहर्सल्स वगैरह होते थे, तो गाने ज़्यादा होते थे। तो मैं हमेशा सुनती थी और पिताजी के सामने नहीं गाती थी। मैंने क्या किया था, हमारे घर में किचन जो था, बहुत बड़ा किचन था, और उस किचन में एक बर्तन रखने का स्टैंड था। मैं उस पर चढ़ के बैठती थी और माँ अगर कुछ बना रही हो तो मैं उसको अपना गाना सुनाया करती थी। अच्छा। ज़ोर ज़ोर से। अब पिताजी की कुछ बंदिशें या सैगल साहब का गाना, चूँकि मुझे सैगल साहब बहुत पसंद थे, तो मेरी माँ कहती थी तुम मेरा सर मत खा, चली जा यहाँ से। तो मैं उसको सुनाया करती थी। इस तरह मेरा गाना था। पर क्या हुआ कि एक दिन मेरे पिताजी किसी को गाना सिखा रहे थे और शाम का वक्त था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम ज़रा रियाज़ करो, मैं ज़रा जाके आता हूँ। तो वो नीचे गए और मैं गैलरी में खेल रही थी, मैं सुन रही थी। कितनी बड़ी थी आप उस वक्त? मुझे लगता है मैं 5 साल की थी, 4-5 साल की। तो वो गा रहा था, तो उसने जो शुरू किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अंदर गई, मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं, बाबा ऐसा नहीं गाते हैं, ये ऐसा गाते हैं। मैंने गा के बताया उसको। तो मेरे पिताजी इतने में आ गए, उन्होंने बाहर से सुना और सुन के अंदर आए, तो मैं भागी वहाँ से। तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कहा कि ये घर में गवैया बैठा है और मैं बाहर क्यों सिखा रहा हूँ लोगों को। और दूसरे दिन उन्होंने सुबह 6 बजे मुझे उठाया और कहने लगे तानपुरा उठाओ और बैठो मेरे सामने। मैं तो बहुत छोटी थी उस वक्त, तो जो मैंने रात को उसको सिखाए थी चीज़, वही उन्होंने स्टार्ट किया। मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र में तो आपने पहला अपना गाना ही गा दिया था। मैंने 9 साल में, मैं जब 9 साल की थी, तो एक ऐसा वाक़या हुआ कि कुछ लोग मेरे पिताजी के पास आए। हम लोग शोलापुर में थे जी। और वहाँ हमारी कंपनी थी, ड्रामा कंपनी, और वहाँ उनके शोज़ होते थे मेरे पिताजी के। तो मैं खेल रही थी, तो उन्होंने आके कहा कि
दीनानाथ राव, हम लोग चाहते हैं कि आपका एक क्लासिकल प्रोग्राम इसी थिएटर में करें। तो बाबा ने कहा ठीक है करो। और वो जाने के बाद मैं बाबा के पास गई। मैंने कहा मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तू क्या गाएगी, तो तू तो इतनी सी है, तुझे आएगा भी नहीं सब गाना। मैंने कहा मैं गाऊंगी ज़रूर। तो कहने लगे कौन सा राग गाएगी। तो मैंने कहा खम्बावती गाऊंगी जो आप सिखा रहे थे। तो कहने लगे अच्छी बात है। और रात को जो शो था हमारा, तो मेरे पिताजी ने कहा तू पहले गा। तो मैं जाके गाने के लिए बैठी, गाया मैंने, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर पिताजी आए और वो बैठे, मैं उनके पास बैठी रही। और वो जब गा रहे थे तो मैं उनके गोद में सर रख के सो गई। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम था, तब मैं थी 9 साल की। और पहला गाना आपका रिकॉर्ड हुआ? पहला गाना रिकॉर्ड हुआ 42 मार्च में। वो ऐसे हुआ कि मराठी पिक्चर थी जी। किती हसाल, और उसका म्यूज़िक जो कर रहे थे उनका नाम सदाशिवराव नेवरेकर था। वो मेरे पिताजी के साथ ड्रामा में काम करते थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि एक पिक्चर बन रही है, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी मेरी पिक्चर में गाए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं उसको सिनेमा में डालना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो तुम ये बात भूल जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है कि तुम प्लीज़ एक गाना इस लड़की से मुझे गवाने दो। तो फिर मेरे पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है। मैं गई, उनका गाना गाया। वो पिक्चर भी नहीं आई, गाना भी नहीं कहाँ आया। रिकॉर्ड हुआ था वो गाना? गाना रिकॉर्ड हो गया जी, कहाँ हुआ था? वहाँ सरस्वती सिनेटॉन था, पूना में। पूना में। तो आपको वो दिन याद है कैसे आप घर से निकली, कैसे गई? ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा ना, पहली बार गाना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और मैं उससे पहले क्लासिकल प्रोग्राम करती थी मेरे अच्छा, पिताजी के जी। साथ। तो उतना डर नहीं लगा। अच्छा। सिर्फ वहाँ जाके, और वसंत जोगलेकर उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। और उस ज़माने में सुवर्णलता करके एक हीरोइन थी जी। वो थी वहाँ पे। गाना गा के मैं शाम को वहाँ से निकल आई। बहुत देर तक चलता रहा और फिर वो पिक्चर बनी नहीं। ये बात मार्च की है। अप्रैल में मेरे पिताजी की डेथ हुई। पिताजी की डेथ होने के बाद दूसरा कोई मेरे पास ये नहीं था कि मैं घर में पैसे कैसे लाऊं, क्योंकि हम लोग 4 बहनें, एक भाई, और आप सबसे बड़ी और बहन? मैं सबसे बड़ी। माँ बहुत ये हो गई थी परेशान। तो मेरे पास मास्टर विनायक आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरी पिक्चर में काम करोगी क्या। ये मास्टर विनायक वही जिनकी बेटी बड़ी मशहूर हीरोइन नंदा थी? नंदा की जी। और वो मराठी में बहुत मशहूर थे। उनकी एक ब्रह्मचारी पिक्चर बनी थी, वो उस ज़माने में बहुत चली थी जी। उनका बहुत नाम था। तो उन्होंने कहा कि तुम उसका नाम था पिक्चर का पहली मंगला गौर, और उसमें मैंने उनको कहा कि मैं काम करूँगी। पर उनका कुछ झगड़ा हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और उन्होंने छोड़ दी कंपनी। वो निकल गए, कोल्हापुर गए और उन्होंने अपनी ही कंपनी शुरू की। और जाते वक्त मुझे कह के गए कि तुम्हारा ये पिक्चर तुम्हारी पूरी हो जाए तो तुम कोल्हापुर आना मेरे पास काम करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो 3 महीने लगे उस पिक्चर को और 300 रुपये मिले मुझे यार पिक्चर के। मैंने उसमें काम किया था, 2-3 गाने थे जी। और उस वक्त वो गाना मेरा एक चला था। तो वहाँ से मैं कोल्हापुर आई और कोल्हापुर में मास्टर विनायक के यहाँ मैंने नौकरी शुरू की। ये अचानक प्लेबैक सिंगिंग में कैसे आप आई? कैसे ये आप ये पहला कदम कैसे उठा? नहीं, क्या हुआ कि 47 तक तो मैं नौकर थी प्रफुल्ल पिक्चर्स में जी। पर मास्टर गुलाम हैदर की डेथ, विनायक राव की डेथ हुई
जी। अगस्त में। और उनके मेरे ख्याल 8-10 दिन के बाद मेरे पास हमारे कैमरामैन थे, तो वो आए। उन्होंने कहा, उनका नाम था पापा बुलबुले। उन्होंने कहा, लता एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बाली, कुछ हरीशचंद्र बाली, तो वो तुमसे गाना लेना चाहते हैं, पर तुमको सुनना चाहते हैं। मैंने कहा चलिए। मैं उनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के गई सेंट्रल स्टूडियो, और उन्होंने मुझे सुना और फिर कहा कि मैं तुमसे गाने लूँगा। मैंने कहा ठीक है। और उनका मैं गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तब एक्स्ट्रा से सप्लायर होते हैं ना, जी 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 वो एक पठान था, जी उसने मुझे बाहर से सुना जी। और उसने जाके मास्टर गुलाम हैदर साहब को कहा, एक कोई नई लड़की आई है तो उसको आप बुलाइए। मुझे मैसेज आया तो मैं फिल्मिस्तान गई, गोरेगांव। मैं और मेरी मौसी की लड़की थी, मेरी बहन, वो हम लोग बैठे रहे। उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था। वो मतलब गाना कुछ 3 बज गए, 4 बज गए, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो 5 बजे मास्टर जी बाहर आए और कहने लगे, तो उस अरे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, मतलब उनका बहुत नाम था। नाम था। तो कहने लगे कि भाई सॉरी, रिकॉर्डिंग चलती रही, चलो तुमको ज़रा सुन ले हम। वो ले गए मुझे उनके थिएटर में, और वो खुद पियानो बहुत अच्छा बजाते थे। तो उन्होंने मेरा गाना सुना, तो मैंने उनका ही गाना सुनाया उनको पहले, तो बड़े खुश हुए। फिर कहने लगे कोई और गाना कौन सा सुना। गाना? वो था मैं तो उड़ूं गुलाबी चुनरिया, हुमायूं पिक्चर बनी अच्छा। थी महबूब साहब की, उसमें था गाना। तो वो फिर उन्होंने कहा कोई और सुनाओ, तो मैंने नूर जहाँ जी का कोई गाना सुनाया। फिर पूछा किससे सीख रही हो? मैंने कहा अमानत खान साहब से। वो उनके दोस्त थे। कहने लगे बहुत अच्छा है, सीखो और मैं तुमको गाना दूंगा। तो उन्होंने मुझे बुला के गाना रिहर्सल करना शुरू किया, पर उससे पहले उन्होंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की और एस मुखर्जी साहब को सुनाई। जी। उनके पिक्चर बन रही थी अपनी, जो जिसमें यूसुफ भाई और कामिनी कौशल थी, शहीद। तो शहीद का गाना था, बदनाम ना हो जाए। तो मेरी आवाज़ उन्होंने सुनी फिल्म पे और उनको कहा कि ये आवाज़ चलेगी नहीं। मुखर्जी साहब ने कहा? मुखर्जी साहब ने कहा कि बहुत पतली आवाज़ है, हमारी हीरोइन को मैच नहीं करेगी। तो मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आया, गुलाम हैदर साहब को। कहने लगे अच्छी बात है, ठीक है। मुझे कहा चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ चल पड़ी। हम लोग पैदल स्टेशन पे गए और स्टेशन बहुत नज़दीक था फिल्मिस्तान के। तो मैं वो और मेरी बहन वो खड़े थे हम लोग। उनके हाथ में 5-5 का डब्बा था, उस पर ताल दे के उन्होंने कहा ज़रा गाओ तो बेटा। तो गाना गाया उन्होंने, तो दिल मेरा तोड़ा हो मुझे कहीं का न छोड़ा तेरे प्यार ने, ये गाना था। तो वो गाया, मैंने साथ में गाया। कहने बहुत अच्छा, यही मैं चाहता हूँ, चलो। ले गए मुझे और वहाँ जाके मुझे रिहर्सल शुरू किए और 2 दिन के बाद रिकॉर्डिंग की। कहने लगी इस पिक्चर में तुम हीरोइन के गाने गाओगी। और उसमें मुनव्वर सुल्ताना थी, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। हालांकि मेरी आवाज़ उसको सूट नहीं कर रही थी, कामिनी को कर सकती थी पर उसे नहीं सूट कर रही थी। फिर भी उन्होंने मेरे सब गाने लिए और वो पिक्चर चली उस वक्त और मेरे गाने चले। वो जब गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तब मुझे अनिल विश्वास जी ने सुना, उन्होंने बुलाया। खेमचंद जी ने सुना, उन्होंने मुझे बुलाया। और इस तरह से मैं वहाँ सबके गाने मैंने गाने शुरू किए। कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो सिंगर हो, वो पोएट हो, वो म्यूजिशियन हो, वो पेंटर हो,
जब वो शुरू करता है काम तो उस पर अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंस होते हैं। आप पे आपके पिताजी का इन्फ्लुएंस होगा, उस ज़माने के वो सिंगर्स जिन्हें आपने एडमायर किया होगा उनका असर होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर इंसान अपनी आवाज़, अपनी पहचान ढूंढता है। वो कौन सा गाना था, वो कौन सा स्टेज था आपके करियर का जब आपको लगा कि आपने लता मंगेशकर को पहचान लिया है, ये है लता मंगेशकर? जावेद साहब, जब काम शुरू किया मैंने एज ए प्लेबैक सिंगर, तो दिमाग में एक ही बात थी कि गाना है, जो भी गाना आए गाना है, और मैं गाती रही। और मुझे सीखने मिला, जैसे मास्टर गुलाम हैदर थे, वो मुझे कहा करते थे कि लता, गाने के बोल जो है उसको समझो, उसके लिए तुमको थोड़ी उर्दू या हिंदी आनी चाहिए और उस पे तुम ध्यान दो। इमेजिन करो कि जो पिक्चर पे जो हीरोइन गा रही है वो नहीं है, तुम ही गा रही हो, तुमको ये दुख हुआ है या तुमको ये खुशी हुई है, तो जब तुम वो सोच के गाओगे तो तुम अच्छा गाओगे। ये उन्होंने शुरू किया। अनिल दा थे, अनिल दा ने मुझे बताया कि अनिल विश्वास, अनिल विश्वास, उन्होंने मुझे बताया कि सांस ऐसे छोड़नी चाहिए, इस तरह से, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुमने सांस कहाँ ली। हालांकि मेरी सांस बहुत लंबी थी, मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी, पर वो मैंने उनसे सीखा। मैं, ये पहला जो दौर था, मैं सीखती रही कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक दिन क्या हुआ कि मैं, अनिल विश्वास जी, मैं, उनके असिस्टेंट और यूसुफ भाई, मतलब दिलीप कुमार जी, हम लोग ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। तो लोकल ट्रेन से, उस वक्त सभी लोकल ट्रेन से जाते थे, तो मैं भी थी उसमें। हम लोग ऐसे आमने सामने बैठे हुए थे, तो अनिल दा ने कहा कि यूसुफ, ये लता मंगेशकर है, बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ की है, तो कहने मराठी है। और तो यूसुफ भाई ने ज़रा सा चेहरा ऐसे करके कहा, क्या है, मराठी लोगों के बोलों में थोड़ा दाल भात की बू होती है, तो तंदूरी चिकन नहीं होता। तंदूरी चिकन नहीं तो मुझे वो बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा ये ठीक नहीं लता। मैं घर गई तो शफ़ी भैया थे, मोहम्मद शफ़ी, नौशाद साहब के सिस्टर। जी हाँ, वो मुझे बहन मानते थे। मैं उनको मिली, मैंने कहा शफ़ी भैया कुछ कीजिए और मुझे कोई उर्दू सिखाने वाला दीजिए। तो एक मौलाना थे, महबूब उनका नाम था, उनको वो लेके आए। वो बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे उर्दू थोड़ा सा पढ़ना लिखना चालू किया। दिमाग में वो था कि दाल भात जो है वो नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कोशिश करती रही। आप क्लासिकल पहले गा रही थी और आप एक प्लेबैक सिंगर हैं कि जिनके बारे में मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स से और क्लासिकल म्यूजिशियन से मिला हूँ, और उनके अंदर बड़ा रिजर्वेशन होता है, अरे भाई फिल्म का गाना क्या, ये तो 5 मिनट का काम है, ये वो सब करते हैं। एक इंसान के वो कायल हैं, वो आप हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि अच्छा मैं क्लासिकल सिंगर हो गई होती, इधर ना जाती उधर चली जाती, तो वहाँ भी आप? जावेद साहब, मुझे इस बात का रिग्रेट है डेफिनेटली, जो आप कह रहे हैं जी। कि मेरी बहुत इच्छा थी क्लासिकल सिंगर बनने की। जी। पर जब काम शुरू हुआ और मेरी जिम्मेदारियां इतनी थी कि मैं क्लासिकल की तरफ ज़्यादा ये ध्यान नहीं दे सकी, रियाज नहीं कर सकी, क्योंकि सारा दिन रिकॉर्डिंग होती थी। जी। और शुरू में क्या हुआ जावेद साहब, मेरे साथ ये भी हुआ कि मुझे ये नहीं मालूम होता था कि स्टूडियो में कैंटीन होता है, वहाँ चाय मिलती है या खाने के लिए मिलता है। मैं सारा दिन भूखी रहती थी, मैं एक कमरे में बैठी रहती थी। सब लोग जाते थे दोपहर को खाना खाने, मैं रिकॉर्डिंग रूम में बैठी रहती थी, और गाना रिकॉर्ड होने के बाद ही मैं घर जाती थी। अभी मतलब
अच्छा लगता है, पर उस वक्त मेरे पास पैसे बहुत कम होते थे। 1-2 रुपए, मतलब टिकट लिया ट्रेन का, वहाँ पहुँचे तो थोड़े से पैसे मैं बचा के रखती थी, क्योंकि मालाड में क्या था, स्टेशन से स्टूडियो बहुत दूर था, तो सब लोग टांगा करके जाते थे। मैं टांगा नहीं करती थी, मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी। पैसे बचाने के लिए। और वो पैसे मैं स्टेशन पे जो भाजी मिलती थी, जी। वो सब्जियां मैं खरीद के घर ले जाती थी। अच्छा। मतलब एक ही ये रहता था कि घर में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये जो है दरअसल प्लेबैक सिंगिंग का काम एक तरह से, वो जो क्रिकेट में गुगली की बॉल, आप क्रिकेट के बारे में इतना जानती हैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि वो दिखता लेग ब्रेक है लेकिन अब वो ऐसे जा रहा है। तो होता ये है कि आप गाना गाते हैं और आपको मालूम है कि स्क्रीन पे ये किसी और चेहरे पे और किसी और होंठों से गाना सुना जाएगा, तो ये जो इनडायरेक्टली है जाना गा, ये क्या एक अलग तरह का तजुर्बा होगा? इस पे आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? जाहिर साहब, मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मतलब गाना क्या है वो तो होता ही है और याद हो जाता है तो तकलीफ़ नहीं होती है, पर मैं ज़्यादा ये सोचती हूँ कि बोल क्या हैं और कौन से बोल के लिए कितना, मतलब वहाँ ज़ोर देना है या हल्का कहना है, उसका क्या मतलब होगा, उस पे मेरा ज़्यादा ध्यान होता है। मैं वही सोचती हूँ हमेशा। मैं अगर ये पूछूं, हालांकि आपसे पूछना बड़ा अजीब सा है, कि आपको कभी कोई गाना मुश्किल लगा? नहीं, कुछ शुरू शुरू में मुझे ये लगता था कि ये गाना मुश्किल है। ख़ास तौर पे सज्जाद साहब का जब गाना होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि इनको जो चाहिए, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर होते थे कि कोई सा लगाया ऊपर तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसमें बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और चूँकि उनके दिमाग में अरबिक म्यूज़िक ज़्यादा था। अच्छा। तो वो चाहते थे कि बोलों पे ज़ोर नहीं दो, आलाप ज़ोर से नहीं गाओ। जी। तो मैंने उनसे वो सीखा, और वो जब उनका गाना होता था तो मुझे डर लगता था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं गा जाऊंगी कि उनको अच्छा नहीं लगे। ये भी मुझे ध्यान रहता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर को नहीं ये होना चाहिए कि अरे मैंने क्या बनाया था और क्या गा के गई, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसके मुंह से ये होना चाहिए कि अच्छा गाया। मेरे ख्याल से आमतौर से यही हुआ जब आपने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा मैंने क्या बनाया था, इसने क्या गा दिया। हैं? लता जी, और भी हमारे कई दोस्त हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो एक सवाल आपके सामने अमिताभ बच्चन साहब है, वो पूछना चाहेंगे। स्क्रीन पे देखिए उन्हें। लता जी, जीवन के 80 वर्ष आपने पूरे कर लिए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। आप चिरायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। मुझसे कहा गया है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। लता जी, मेरा ऐसा मानना है कि संगीत का सही सुर एक ऐसा तार होता है जो मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ता है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक आम प्राणी के लिए उसके सारे जीवन में ऐसा अनुभव शायद ही उसके लिए संभव हो, लेकिन आपके जीवन का हर एक पल इस तार के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। हर पल ऐसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़े रहने में आपका कैसा अनुभव रहा है? अमित जी, आपने मुझे विश किया, उसके लिए मैं आपकी फैमिली के और आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रश्न है बड़ा मुश्किल, पर संगीत मेरा जीवन है और मैं बचपन से गाती रही हूँ, और गाना अब मेरे लिए सिर्फ मेरी लाइफ गाना ही है और कुछ नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे
कि जो सही गाता है, सुर में गाता है, उसको भगवान बहुत आसानी से मिल जाता है और उसका सुर वहाँ तक पहुँच जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं पहुँची हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं इसमें अगर कामयाब हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वाकई मैं भगवान तक पहुँच जाऊँ। अब अभी अपने एक बड़े एक्टर को देखा है तो कुछ एक्टिंग के ही बारे में आपसे सवाल करते हैं। आपने भी तो एक्टिंग की हुई है। जी हाँ, पर उसमें मैं लता मंगेशकर नहीं रहे। मुझे एक्टिंग करना पसंद नहीं था जावेद साहब। मुझे सिर्फ गाना अच्छा लगता था, गाना गाने की इच्छा ज़्यादा होती थी और सारा दिन मैं गाती थी। तो जब पहले एक्टिंग करने मैं गई तो मेरे साथ वो वाक़या हुआ कि मैं उस दिन घर जाके रोई। क्या हुआ, मुझे मेकअप किया उन लोगों ने और ले गए स्टूडियो में। मैं 13 साल की थी उस वक्त। तो और डायरेक्टर ने ऐसे मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, इसकी जो भुएं है ना, ये ज़रा ज़्यादा मोटी है और इसका माथा भी बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि बाल बहुत है। तो मुझे उन्होंने कहा, अच्छा, मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे काम करना है, मेरा घर चलाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे भुएं थोड़ी कम करे चलेगा? मैं कहा चलेगा। वो ले गए मुझे और उस तरह से मेरी भुएं एकदम छोटी कर दी और यहाँ के मेरे बाल भी उन्होंने काट दिए ताकि माथा मेरा बड़ा लगे। मतलब मैं तो उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं, मैं काम करके घर आ गई और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और रो रही थी और मैं माँ के गले जाके पड़ी। मैंने कहा, देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कभी नहीं किया था और मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि कुछ नहीं, अरे तेरे बाल है ना, बढ़ेंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे, तुम घबराओ नहीं। पर मुझे वो पिक्चर पूरी करने तक ये करना ही पड़ता था और तकलीफ़ होती थी मुझे। और मेरी मतलब उम्र ऐसी थी कि मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरे घर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अलग था। मेरे पिताजी बहुत कंजर्वेटिव थे, उनको ये पाउडर लगाना, मेकअप करना, ये सब अच्छा नहीं लगता था। और मेरी माँ को भी, मतलब वो 9 यार्ड साड़ी पहनती थी, हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र में पहनते, वो वैसे ही रहती थी, चोली और 9 यार्ड साड़ी और गले में मतलब वही मंगलसूत्र के साथ हार वगैरह। तो हमने वो देखा था, तो ज़रा थोड़ा उस वक्त तकलीफ़ हुई मुझे। पर एक मन में वो बात बैठ गई कि एक्टिंग करना अच्छी बात नहीं है। तो आपने तब फैसला किया कि अब मैं गाऊंगी, एक्टिंग दूसरों से करवाती हूँ। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब अगर अमिताभ जी को सवाल पूछने दिया गया है तो फिर दूसरों का भी अधिकार बनता है। तो अब इस बार आमिर खान है। अच्छा, नमस्ते दीदी, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जो आपके फैंस हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपको इतनी कामयाबी दी, इतनी खुशियां दी हैं अपनी ज़िंदगी में, और हमारी ये दुआ है कि आगे भी आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहें। दीदी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे और एक रिक्वेस्ट है। पहला सवाल ये है कि वैसे तो आपने बहुत सारे गाने गाए हैं अपने करियर में और हमको तो सभी गाने पसंद आते हैं, लेकिन वो कौन सा एक गाना है जिसे गाने के बाद भी आप, रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ने के बाद भी वो गाना आपके साथ रहा और उसका बहुत गहरा या अच्छा असर हुआ आप पर? वो कौन सा एक गाना है जो आपने गाया है? दूसरा सवाल ये कि वो कौन सा एक क्रिएटिव इंसान है, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, लिरिक राइटर हो, जिससे आप बहुत इम्प्रेस हुई हैं, जिनके साथ आपने काम किया है? आपने तो बहुत ही टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया है, तो वो कौन सा एक शख्स है जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ आप पर या जिनसे आप सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई? रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आज
मैं भी बैठकर ये शो देखूंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एज अ फ़ैन कि आप आज आपके जन्मदिन पर आप हमें किसी भी अपने गाने की 2-3 लाइंस सुना दें। थैंक यू सो मच दीदी, लॉट्स ऑफ लव। आमिर जी नमस्कार। आपने मुझे मेरे बर्थडे के लिए विश किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और आपने मुझे ये पूछा कि वो कौन सा गाना है जो गाने के बाद आपको याद रहा, स्टूडियो से निकलने के बाद भी वो मैं साथ लेके गई उसको अपने, वो कौन सा गाना है? वो गाना था ए दिले नादा। पर्शियन में कहावत है पिदरम सुल्तान बूद कि मेरा बाप बादशाह था, अभी होगा तो आप क्या हैं ये बताइए। तो मगर इस वक्त मेरा भी वही हो रहा है। ये बगैर मैं कहे रुक नहीं सकता कि इतने गाने आपने गाए हैं और इतना इलस्ट्रियस आपका करियर है, आज भी चल रहा है। उसमें जो आपने एक गाना बताया कि आपको आपके साथ रहा, वो मेरे बाप का लिखा हुआ था। तो अब यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मैंने भी बड़े गाने लिखे हैं, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। दूसरा सवाल आपका था कि वो कौन शख्स है जिसका मतलब राइटर या म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई भी। तो इसका सवाल, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे और वो गाना मतलब सुनने के बाद अच्छा लगा। म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी बहुत थे जिन्होंने गाने मेरे बनाए। सलील दा के गाने गाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था, मदन भैया के गाने मुझे बहुत पसंद थे, और एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन, जयदेव जी, जिनका अल्लाह तेरे नाम मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक आदमी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब रहा आखिरी आपके रिक्वेस्ट। अभी सब गाना तो मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं इतना ही कहती हूँ कि ए क्या बोलता तू। एक आपका गाना था जैसे आएगा आने वाला, अब वो उसमें जो चैन है, एक चीज़ जो चली गई वो है चैन। और जब वो शुरू होता है तो एक तो मिनट 1.5 मिनट तो लगता है वो उसमें रिदम पे आने के लिए, उसमें एडलिप चलता रहता है, मगर आज भी उसका वो शुरू होता है और पूरा ऑडिटोरियम जो है क्लैप करता है। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे हॉल में बैठे हुए जो पैदा ही नहीं हुए होंगे जब महल रिलीज़ हुई, बिल्कुल, लेकिन उनको भी उस गाने से उतनी ही मोहब्बत है। और आजकल ये मैं बताना चाहूँगा टीवी पे कि ये गाने आपने पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ खड़े होके गाए हैं। उस ज़माने में तो सहूलतें नहीं थी जो आज है, अब तो एक एक लाइन अलग गाई जा सकती है। तो ये गाने का तजुर्बा क्या रहा, किस तरह से आपने गाया था आएगा आने वाला? ये कमाल तजुर्बा है। जावेद साहब, स्टूडियो पूरा खाली था, रिकॉर्डिंग जो उनका थिएटर था वो बहुत छोटा था, पर ये गाना उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जहाँ शूटिंग होती है। अच्छा, कौन से स्टूडियो? मालाड, बॉम्बे टॉकीज। अच्छा। गाना हमने शुरू किया तो डायरेक्टर साहब ने आके कहा कि मैं इफ़ेक्ट चाहता हूँ जो शेर है वो दूर से सुनाई दे। अब मैं माइक के सामने हूँ तो दूर से हो ही नहीं सकता है। तो पहले तो वो सुनते रहे, बहुत देर तक चलता रहा। फिर मुझे उन्होंने कहा कि लता तुम एक काम करो, माइक यहाँ है, तुम वहाँ जाओ। किसने? म्यूजिक डायरेक्टर? म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर ने कहा और वो सब ने मिल के तय किया, तुम जाओ वहाँ जाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं वहाँ गई। अब म्यूज़िक इधर बज रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से शेर शुरू करो, खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे, ये मैं वहाँ। और कहने लगे एक एक कदम चलती हुई आओ, और जहाँ आएगा आने वाला होगा तब तुम माइक के पास आ जाना।
जावेद साहब ये कितनी मर्तबा चला मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उस जमाने में तो ये सब उस जमाने में, टेक्निकल हाँ, फैसिलिटी बिल्कुल, नहीं थी, टेक्निकल एको फैसिलिटी की, नहीं। डिस्टेंसिंग की, और जी। ये टेप भी नहीं था रिकॉर्ड के लिए, डायरेक्ट फिल्म पे डायरेक्ट फिल्म रिकॉर्डिंग। पे करते थे। ओह और वो क्या करते थे कि ये गाना रिकॉर्ड होता था, जी। फिर वो डब उसको धो के सुनते थे, और जी। फिर दोबारा फोन आता था कि कल रिकॉर्डिंग है, फिर है फिर आइए। इतना लंबा चौड़ा इतना गाना, लंबा इतना चौड़ा गाना, और वो एक इसमें गाया था, मतलब ये नहीं कि जी, जी, बीच में गैप वो दे तो है के ही नहीं उस कुछ जमाने में, ये उसमें सहूलत ही मौका नहीं ही थी। नहीं मिला। जी जी जी, ये ज़्यादातर गाने जो उस जमाने के 50 60s के हैं, पूरे ऑर्केस्ट्रा के हाँ, साथ बिल्कुल, गाए आपने, बिल्कुल। कि एक ज़रा सी कहीं गलती हो जाए, एक तो तबले पूरा। पे भी उंगली गलत पड़ जाए तो पूरा गाना फिर से, तो वो बड़ा मुश्किल काम होगा। आज तो बड़ी सहूलतें हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिटी नहीं दिखाई देती। तो आज के जो यंग सिंगर्स हैं, और वो सब आपके चाहने वाले ही हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या एडवाइस है? मैं एडवाइस तो क्या दूं, सभी मेरे हिसाब से पुराने हैं, नए में मुझे एक श्रेया नज़र आती है और तो कोई नज़र नहीं आता है, या सुनिधि चौहान। तो मुझे सुनिधि अच्छी लगती है, पर जितने गाने वाले आए, मतलब उसमें मुझे कविता और अलका ये ज़्यादा समझदार, मतलब गाना समझ के गाती थी। पर कविता शादी करके चली गई, और अलका ने भी मुझे कहा, उस दिन मिली थी तो कह रही थी कि मैं अब ज़रा गाने सुनती हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है तो गाती हूँ, नहीं तो नहीं गाती हूँ, जी क्योंकि कुछ भी गाना पड़ता है मैं नहीं गाती हूँ। जी। तो अलका ने भी काम कम किया है। तो बाकी बहुत सारे गा रहे हैं, नए नए आए हैं, मैंने सुना। आजकल कुछ ऐसा हो गया है लता जी, के लोगों को लगता है कि भाई हम तो लाइट म्यूज़िक में जा रहे हैं, हम तो प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, हम तो फिल्म के गाने गाना चाहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम क्लासिकल सीखें कि ये राग क्या है और वो राग क्या है और रियाज़ करें, हमें कोई क्लासिकल सिंगर तो बनना नहीं। आपको ये बात ठीक लगती है? मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, इसलिए ठीक नहीं लगती है कि थोड़ा क्लासिकल बेस होना चाहिए। मैं आपको पूछूं कि आप अगर ये कहें कि हम गालिब को नहीं पढ़ना चाहते हैं, ज़ौक़ को नहीं सुनना चाहते हैं, इसको नहीं, और हम कवि बनना चाहते हैं, ऐसा अगर कोई आए तो काफ़ी आए हुए ऐसे। जी तो क्लासिकल उससे क्या होता है कि आपके सामने कितना भी मुश्किल गाना आ जाए तो आप गा सकते हैं। सही बात, सही बात। अब हमें थोड़ा सा जो सीखा था, रियाज किया था, उसमें क्या हुआ कि कितने ही क्लासिकल गाने आए, मुश्किल नहीं हुई, गा गए हम लोग। अब एक मुश्किल है कि एक सवाल फिर एक साहब करना चाह रहे हैं, हमारे छोटे भी हैं, दोस्त भी हैं, बच्चे भी हैं, करण जौहर बड़ा होनहार लड़का है, तो इसका सवाल तो आप सुनिए क्या है। लता जी, आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ वार्म 80th बर्थडे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि आपने मेरे साथ काम किया, और कभी खुशी कभी गम का दिल, सोल, एवरीथिंग वॉज योर वॉइस, एंड आई फील ऑनर्ड दैट आई एम इवन टॉकिंग अबाउट यू टुडे। आई एम ग्लैड कि मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं आपके बारे में बात कर सकता हूँ, and I feel very blessed and very humbled that I know you, have met you and have worked with you. Happy birthday and I wish you all the love and happiness. मुझे एक सवाल पूछा गया कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं ये सवाल आपसे करूं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, बहुत सारी हीरोइंस के साथ आपने काम किया है, मैं जानता हूं कि आप शायद कहना नहीं चाहे, लेकिन if there was one actress that you enjoyed singing for, वो एक एक्ट्रेस जिन्होंने आपका beautiful voice justify किया स्क्रीन पे, तो वो कौन होगी? If you could share that actress's name, it will be great for the actress, I'm sure, and for all of us to know. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बर्थडे विश किया है, और आप इतने प्यार से मुझसे, मतलब प्यार बात कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा गाना फिल्म पे, मतलब बहुत सारी आर्टिस्ट थी जिन्होंने गाया है, मैंने उनके लिए, नरगिस थी, मीना कुमारी जी थी, मधुबाला थी, साधना, पर इन सब में मुझे नूतन का बहुत अच्छा लगा।
नूतन का एक गाना था मनमोहना बड़े सीमा झूठे, सीमा का। सीमा का। एक क्लासिकल गाना हीरोइन के लिए, वो भी एक्टिंग के साथ गाना, वो बहुत मुश्किल था। उसमें ताने थी और वो एक ताला था, उसमें उठना मतलब बराबर सम पे आना। उसने तानपुरा भी सही बजाया था। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा किसी को, तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो गाती है, और वो गाती थी और स्टेज पे भी गाती थी। तो उसने जो लिप मूवमेंट दी थी वो बहुत सही थी। जहाँ ये सारी हीरोइंस की बात हुई तो उन सिंगर्स की बात हो जिनके साथ आपने न जाने कितने गाने गाए हैं, वो रफ़ी साहब हों, तलत साहब हों, मुकेश जी हों, किशोरदा तो इनसे जूनियर हैं थोड़े, फिर किशोरदा हैं, हेमंत दा, उनके साथ बहुत गाने आपने गाए हैं, उनकी म्यूज़िक में भी गाए हैं और उनके साथ भी गाए हैं। तो इन सिंगर्स के बारे में आपका इनके साथ गाने का क्या तजुर्बा रहा? एक ज़माना तो था तो आप थीं और रफ़ी साहब थे मेल सिंगर्स में। न जाने कितने आप लोगों ने साथ में गाने गाए हैं, गिन नहीं सकता आदमी। तो आपका उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और सभी मतलब सिंगर्स थे, जी। वो एक दूसरे को समझते थे हम लोग कि क्या गाना चाहिए, आप क्या गाएंगे तो मैं वैसे गाऊं। मैं पूछा करती थी कि इस तरह आपको, सिर्फ मैं रफ़ी साहब के साथ कभी कभी मैं थोड़ा ये मतलब मजाक ही करती थी कि एक एक गाने में ऐसा हुआ कि उस गाने में एक जगह थी, खाली जगह थी, तो मैंने एक छोटी सी हरकत सोच के रखी और वो मैंने कही नहीं, और मैं गाती रही। और जब टेक हुआ फाइनल, जी। मैंने वो गाया, तो रफ़ी साहब बहुत नाराज हुए। कहने आप गा गई है और हमको नहीं मालूम था, आपने पहले गाया था तो हम भी गाते हैं। मैंने कहा जब पहली मर्तबा हेमंदा के साथ मैंने डुएट गाया, हेमंदा के साथ से भी पहले एक सुरेंद्र कौर करके सिंगर थी। जी। तो वो लंबी चौड़ी मतलब एकदम, तो एक माइक पे गाया जाता था। अच्छा। तो मैं और सुरेंद्र कौर डुएट गा रहे थे, तो मुझे उन्होंने छोटा ये दिया स्टूल, कहने इस पे खड़े होके गाइए ताकि माइक पे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे मतलब ये इतनी लंबी है और मैं इतनी छोटी हूँ। तो उस वक्त तो वो थी, ठीक है। उसके बाद आए हेमंत दादा, अब वो सामने खड़े और इधर मैं, माइक बीच में। तो हेमंत दादा के सामने तो मुझे और बड़ा स्टूल जी। दिया, क्योंकि वो तो 6 बहुत। फुट थे। जी जी। अब मैं उस पर खड़ी रही। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये एक माइक पे गाना अच्छा नहीं है, या कोई ऐसा सिंगर मिले जो मुझसे छोटा हो। और लकीली क्या हुआ कि हमारे एक मराठी सिंगर थे, जी। उनके साथ मेरा डुएट था, तो उनको पाटला दिया। अच्छा। वैसे आपको काफ़ी सिंगर मिले हैं जो आपसे छोटे थे, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। मुकेश जी के साथ भी आप बहुत मेरा बहुत बहुत अच्छा था उनके साथ। और मुकेश भैया का गाना मतलब बड़ा लिमिटेड था उनका, मतलब जो खास टाइप के गाने वो गाते जी। थे। नीचे ज़्यादा हो तो अच्छा लगता था उनको, ऊंचा हो तो थोड़ा थक जाते थे और कंटालते। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी कि एक दिन हम लोग गा रहे थे तो कोई फ्लूट बजा रहा था, तो उसने एकदम से बेसुरा कुछ बजाया। तो उन्होंने वहीं से पूछा, अरे मेरी कॉपी कौन कर रहा है? अच्छा, मैं इतने सारे सिंगर्स के बारे में आपसे सवाल कर लिया और एक और सिंगर जिसके साथ आपने गाने काफ़ी गाए हैं, उनके बारे में पूछा नहीं आपसे मैंने, और वो सिंगर हैं आशा भोसले, अच्छा। जो न सिर्फ सिंगर हैं और आप दोनों के भी डुएट्स बहुत से हैं, या बहुत। और आपकी बहन भी हैं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है लता जी, मैं तो आपको भी जानता हूँ, लता जी को, आशा जी को भी जानता हूँ, दोनों से अलग अलग भी मिला हूँ, साथ भी मिला हूँ,
और ये भी मैं जानता हूँ कि आप एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे रहते हैं, जहाँ एक फ्लैट इधर एक फ्लैट है और बीच में दरवाज़ा खुला रहता है, Yeah. और इधर से उधर उधर से इधर भी बच्चे भागते फिरते हैं। उसके बाद मुझे बड़ी हैरत होती है कि दुनिया में ऐसी बात होती है कि दोनों बहनों में बड़ा एक कंपटीशन है और टेंशन है। मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया। ये गॉसिप कहाँ से शुरू हुई है? नहीं जावेद साहब, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जैसे आपने कहा कि कोई टेंशन या कुछ नहीं है, पर कुछ लोग मज़ा लेते हैं इधर की उधर बात करके, जी। कि मुझे आके कह दे कि आशा आपके लिए ये कह रही थी, आशा को जाके ये कह दे कि लता ने ये कहा। तो इस तरह का कुछ लोग करते रहते हैं, बाकी मेरी उसकी तो कोई मतलब। हाँ, मुझे तो और वैसा भी जहाँ तक गाने का स्टाइल है, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरा बहुत अलग है। मैंने कभी ज़्यादा कैबरे सॉन्ग गाए नहीं, उसने हर तरह का गाना गाया, बल्कि मैं कहूँगी कि वो वर्सेटाइल सिंगर है। इतने गाने उसने ऐसे गाए हैं जो अगर मैं गाने की कोशिश करूं तो मैं गा नहीं सकती। क्या कह रही हैं? इतने अच्छे गाने गाए उसने। बहुत बड़ी बात है, आपका बड़ापन है, कैसा कह रही हैं आप। ये बताएं कि एक धुन है, एक शब्द है, अच्छा ये आपको दिया गया, अब आवाज़ जो है उसके मुताबिक ढल जाती है, या ये कि आप जैसा सिंगर जब उसे गाता है तो वो धुन और वो शब्द जो हैं वो उस आवाज़ में ढलते हैं आके। तो कितना आवाज़ जो है एक उन बोलों में या उस धुन में कितना कंट्रीब्यूट करती है और उनको कितना ऊपर उठा सकती है? उठा सकती है, मतलब अगर वो सिंगर उसको समझे तो। बोलों को, चूँकि फिल्म का गाना है तो सिचुएशन को, कौन गा रहा है वो, और गाना किस तरह से लिखा गया है और क्या ट्यून है उसकी। जैसे एक गाना था, मुझे पंचम ने समझाया कि ये गाना इस तरह से होना चाहिए, तो वो गाना गाया था मैंने, बाहों में चले आओ। जी। तो वो सॉफ्ट गाया था, तो उसने कहा था कि सॉफ्ट ही गाना है, क्योंकि वो अंदर है कमरे में और उसको रात का वक्त है, उसको वो चिढ़ा रही है और फिर वो श करता है। जी जी। तो वो सारा गाना सॉफ्ट ही गाया था मैंने। विस्पर में। जी हाँ। आपका एक और गाना भी है, वो अनुपमा का कुछ दिल ने कुछ कहा। दिल ने कहा। तो उसमें वो चैन, वो शांति, ऐसा लगता है गाना सुनने में लगता है सुबह हो रही है, वो महसूस होता है। वो जो एक ज़रूरत थी, वो खामोश सी लड़की का गाना है, तो उसमें उसकी आवाज़ में आपने वो खामोशी किसी तरह से कैप्चर कर ली कि वो गा रही है लेकिन लगता है ये चुप रहती है। ये पता नहीं कैसे करती हैं आप, क्या तरकीब है, किस तरह तैयार करती हैं आप अपने आप को एक गाने की? मैं कोशिश करती हूँ उस कैरेक्टर में जाके, मैं ही वो कैरेक्टर हूँ, वो बन के मैं गाती हूँ, मैं वही कोशिश करती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। एक सवाल हमारे दोस्त ऑस्कर विनर AR रहमान साहब करना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या पूछते हैं। Lata ji, I wanted to ask you this question for a long time. I think when you started so young as a singer, and you've been singing, you've seen the best of melody makers and lyricists and probably everybody. It's so hard to keep sustaining your interest as an artist, and to be excited and to be fired up. But I find that you are still, when you come near the mic, you have that you want to deliver the best. How do you get that? Because when I sometimes feel that, when I feel frustrated that, because I've been working from the age of 12, that you go and then, what will I be thinking at the age of, if I live, unfortunately, till 70 or 80, what is that thing which I need to learn from you to stay interested in life and in music? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल।
बड़ा मुश्किल जी सवाल जी, है। कि आप इतने बरस बाद भी जब आप माइक पे जाती हैं तो आपका जोश, आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट वही होता है। कहते हैं भाई मैं तो इतनी उम्र तक पता नहीं मैं आगे मैं ये इतना इंटरेस्ट और इतना मैं जोश अपने में रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, और क्या तरकीब है उसे रखने की। रहमान साहब, आपने मुझे पूछा, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे, पर इतनी उम्र तक मैं जो गा रही हूँ, एक बात ज़रूर है कि मुझे गाने से बहुत लगाव है और गाना ही मैं अपनी लाइफ समझती हूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसके सिवा और कुछ सोचती नहीं हूँ। कोई भी दुनिया की चीज़ मुझे उस वक्त रोक नहीं सकती है। मैं उसी में ढल जाती हूँ बिल्कुल और काम करती हूँ। और वही चीज़ है, और भगवान की देन है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि मुझे वो पीछे से धक्का मारते हैं और मुझसे करवाते हैं वो काम। और मुझे उम्मीद है कि, बल्कि मुझे यकीन है कि मैं यही कहूँगी कि आपने जो कहा कि आप क्या करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही काम करेंगे। और आप, अभी तो मैं 80 हूँ, आप 100 साल तक ऐसा काम करेंगे। मगर ये तो लता जी मैंने भी देखा है। खैर मैं अपने को एक मामले में बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि दो सिंगर्स जिनको मैंने हमेशा एडमायर किया, लता मंगेशकर और मेल सिंगर्स में किशोर कुमार, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहला गाना लिखा तो वो आप ही दोनों ने गाया। अच्छा, कौन देखा सा? है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, वो मेरी ज़िंदगी का पहला गाना था और वही दो सिंगर्स ने मेरा गाना गाया। और आपके साथ काम करने का मुझे मौका बहुत बार मिला और बहुत से गीतों में, लेकिन ये मैं चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व करता था जब आप ये गाने रिकॉर्ड हो रहे थे। आपको मैंने देखा है कि हर गाना आप इस तरह से लेती हैं कि ऐसा लगता है कि ये आपको लाइफ में पहला गाना मिला है और इससे ही आपको ब्रेक मिलेगा। तो सही ये जो बात है। आपका फोकस है, वाकई ये तो सीखने वाली बात है कि इतनी कामयाबी, इतने नाम के बाद भी इंसान अगर अपने काम से इतना वफादार हो और इतना फोकस रखे तो और बहुत बड़ी इज्जत की बात है। बहुत मुझे हमेशा जावेद साहब डर लगता है, जब भी मैं गाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई ये ना कहे कि नहीं गा सकी जैसा हमने चाहा। वो मुझे बहुत डर लगता है और इसीलिए मैं कभी भूलती नहीं हूँ कि इस बात को नहीं होने देना। नहीं तो क्या होता है, लोग कई मर्तबा सोचते रहते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, घर में ये हुआ है, वो हुआ है। वो मैं नहीं सोचती हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं। पुरानी बात है, मैं वाल्केश्वर रहती थी उस वक्त। एक दिन सुबह मैं तैयार होकर, शंकर जयकिशन का मेरा गाना था, और मैं तैयार होके बाहर आई कमरे से जाने के लिए, तो दो आदमी बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि क्या काम है। कहने लगे हम इनकम टैक्स के लोग हैं और आपका इनकम टैक्स का कुछ प्रॉब्लम है तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा इस वक्त तो मुझे जाना है, आप क्या करेंगे वो आप करते रहिए, क्या चाहिए आपको। तो कहने लगे अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हम आपकी गाड़ियां हैं वो लिखवा लेते हैं आपसे कि हमने हमारी है वो, जब तक आप पैसे नहीं भरते हैं। मैंने कहा अभी मैं स्टूडियो जा सकती हूँ उस गाड़ी से। कहने हाँ जा सकते हैं पर आप लिख दीजिए। मैंने लिख दिया दोनों गाड़ियाँ और मैं गाड़ी में बैठ के गई। पर ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। मैंने जाके गाना गाया। आपको ताज्जुब होगा कि मैं गाने के बाद शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र सब फूल लेके आए मेरे लिए कि इतना अच्छा गाना हुआ। मतलब मेरे काम में उसका ये नहीं हुआ। और कोई होता तो ये सोचता कि इनकम टैक्स ने मेरी गाड़ियाँ लिखी हैं। जी जी बिल्कुल तो सही। पर मुझे बिल्कुल छूता भी नहीं ऐसे वक्त पे जब मेरा काम होता है। क्या बात, क्या बात। रानी मुखर्जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। अच्छा,
तो देखिए, अब फिल्मों की रानी सुरों की महारानी से क्या पूछती? नमस्ते लता जी, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ लता जी कि आजकल आप ज़्यादा गाने गा नहीं रही है, लेकिन आप मेरी अगली फिल्म के लिए आप मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग करेंगी? रानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बर्थडे पे शुभकामनाएं दी हैं। आप पिक्चर बना रही हैं और आप तो मेरी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ आपकी एक्टिंग। हालांकि आजकल आप कम आ रही हैं फिल्मों में, तो कोई ख़ास वजह है या नहीं मालूम नहीं। जहाँ तक गाने का सवाल है, मैं ज़रूर गाऊंगी, सिर्फ मैं ये देखूंगी कि गाने कैसे बने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक गाना जो कई साल से नहीं सुना था वो आता है तो चौंक जाता है इंसान। उस गानों से कैसी कैसी यादें भी होती हैं कि कहाँ सुना था, कब सुना था, किसके साथ सुना था। वो आपके कितने गीत हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ मैं नहीं, न जाने कितने लोग हैं जो सुनते हैं तो उनकी आँख में आज भी आंसू आ जाते हैं। मेरा एक तजुर्बा एज अ राइटर ये है कि जो मैंने आज से 10 साल पहले लिखा या 15 साल पहले लिखा, अब जब मैं उसे खुद पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है मैंने लिखा था, वो मेरा जो रिश्ता है उससे ख़त्म हो गया, वो एक ऐसा किसी और ने भी लिखा होगा ऐसा लगता है। और ख़ुद हैरत होती है, अच्छा है तो अच्छा लगता है, बुरा है तो बुरा लगता है। आप जब अपने ये गाने सुनती हैं जिन पे दुनिया आज भी सर धुन रही है, तो वो कौन सा गीत है या वो कौन से गीत हैं जिन्हें सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये भूल करके ये आप ही ने गाया हुआ कि बस ये गीत कमाल है, ठीक है मैंने गाया है, वो अलग बात है, इस वजह से मैं तारीफ थोड़ी कर रही हूँ, मगर खूब गाया है जिसने भी गाया है? ऐसे गाने बहुत सारे हैं, पर मैं मेरे गाने बहुत कम सुनती हूँ। फिर तो सुनती ही नहीं होंगी गाने, फिर बचे मैं- क्या? मैं वाकई सुनती नहीं हूँ। पर मेरे कुछ नॉन फिल्म रिकॉर्ड्स हैं अच्छा जो मैं कभी कभी सुनती हूँ। अच्छा, जैसे मीरा भजन है मेरे, जी, और जी। चला वही देश, हृदय जी ने। हृदय जी के, और मराठी के हैं, ज्ञानेश्वरी है। जी जी तो वो गाने, एक तो उसके बोल ओरिजिनल हैं तो वो अच्छे ही हैं, जी जी और उसका जो ट्यून है और जो गाए गए हैं वो मुझे वाकई अच्छे लगते हैं। फिल्मों के गानों में ऐसे गाने हैं जो, जी। पर फिल्मों के गानों में मैं आपको सच्ची बात कहूँ कि कई मर्तबा गाने से भी ज़्यादा मुझे बोल अट्रैक्ट करते हैं। अगर अच्छी शायरी हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस पर वाकई मुझे आंखों में पानी आता है। ऐसे कई गाने हैं। अब तो आपका वही गाना था, आपने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को रुला दिया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, और आज भी सुनता आदमी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उससे, कोई शक ही नहीं। तो चलिए, अब आपने गाने के बोलों को इतनी इम्पोर्टेंस दी तो मुझे तो खुशी होगी एज अ राइटर, और बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है आपके लिए, तो कुछ उनके बारे में बताइए। साहिर साहब, मजरू, शैलेंद्र जी, राजेंद्र कृष्ण, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। उस ज़माने कैफ़ी साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जी हाँ, गाने बहुत लिखे अच्छे हैं। गाने लिखे। तो इनके इनसे मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी, अच्छा क्योंकि वो आते नहीं थे, गाने लिख के दे देते थे। जी कैफी साहब 2-3 बार मुझे मिले हैं, जी जी और मुझसे वो बहुत प्यार करते थे, जी, जी। बहुत प्यार से सर पे हाथ रख के बात करते थे। और बाकी साहिर साहब, चूँकि हमारे डॉक्टर साहब जहाँ रहते थे वहीं साहिर साहब रहते जी हाँ, थे, जी हाँ। तो मैं वहाँ जाती थी तो कई मर्तबा उनसे मुलाकात होती थी। और वो हृदयनाथ से मिलने आते थे कभी कभी, तो उनकी बहुत ज़्यादा ये नहीं थी, पर ये सबसे ज़्यादा मेरा मजरू साहब के साथ था, बहुत अच्छा। उनके घर हम लोग जाते थे, वो आते थे। और एक मर्तबा क्या हुआ कि मैं बहुत बीमार हुई थी, 3 महीने मैं बिस्तर में थी। तो आपको ताज्जुब होगा, वो काम छोड़ के दोपहर को आके बैठते थे मजरू साहब। जी मुझे
कुछ शायरी सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे, हंसाते थे, बातें करते थे, पर वो बैठे रहते थे और शाम को 6 साढ़े 6 बजे फिर घर जाते थे। 3 महीने आते रहे वो, और इतना उन्होंने मुझसे प्यार किया, और वो हमेशा बीबी बीबी ऐसे करके बात करते थे मुझसे। तो मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। मुझे उनके जाने का बहुत अफसोस है। मदन मोहन जी का और आपका बड़ा रिश्ता गज़लों से बड़ा गहरा रहा है। बहुत सी गज़लें आई। अब गज़ल तो बड़ी कम सुनने को आती है फिल्मों में। क्या हुआ है कि अभी गज़ल पे गज़ब डाल रहे हैं लोग। जी बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि ये गज़ल जो धीरे धीरे हिंदी फिल्मों से जा रही है? हिंदी फिल्मों से भी जा रही है, और वैसे नॉन फिल्म जो गज़लें होती थी रिकॉर्ड, वो भी अब जा रहा है, क्योंकि लोग अब सुनते नहीं हैं। लोगों को अभी जो बीट है वो चाहिए। मतलब मैं सुनने वालों को इसमें दोष दूंगी कि वो सुनते नहीं। अब उन्होंने गज़ल वगैरह सुनना सब बंद कर दिया है। गज़ल सुनने वाले बहुत, एक तो समझ में नहीं आता उनके, और समझते वो हैं जो आजकल चल रहा है, और वो उनको वो चाहिए बस ताल, बस वो चाहिए, और कुछ नहीं। वो गाया हो कुछ भी। जी जी जी। आपने एक बहुत उम्दा बात एक बार कही थी, मैं आप इजाज़त दे तो कोट करूं। आपने कहा था कि पहले ऑर्केस्ट्रा होता था कि सिंगर को थोड़ा आराम मिल जाए, अब सिंगर होता है कि ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा सा आराम मिल जाए। ये हो गया। हमारी शर्मिला टैगोर जी, जिन्होंने बहुत लिप सिंक किया आपके गाने, वो भी अपनी ही आवाज़ में इस बार कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी। Hello, Lata ji. Many, many happy returns of the day. I just want to know, who's your favorite cricketer? I know you like cricket. बर्थडे मुबारकबाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला जी। और क्रिकेट तो मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं, पर अगर आजकल आप पूछेंगी तो मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है। अब देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा हुए हैं, और महाराष्ट्र में सचिन तेंदुलकर भी और सुनील गावस्कर भी। सुनील गावस्कर भी। अब शायद ये जनरेशन का सवाल होगा, हालांकि सचिन ने क्या क्या कमाल किए हैं। मेरी तो लॉयल्टी आज तक सुनील गावस्कर से है। अच्छा। मैं तो उसका चाहने वाला नहीं, हूँ। सुनील वाकई बहुत अच्छे हैं, जबरदस्त और प्लेयर। अभी उनकी 60th बर्थडे हुई है मेरे ख्याल से। जी जी जी। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। चलिए सर। लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हमें बातें बताई, इतना वक्त दिया अपना। मैं यही कहना चाहूँगा कि न सिर्फ गीत बनाने वालों को, लिखने वालों को, कंपोज करने वालों को, गाने वालों को आप एक एडवाइस दें, सुनने वालों को भी एक एडवाइस दें। जावेद साहब, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि सुनने वाले मालूम नहीं क्या सोचेंगे, पर क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आजकल सुनने वालों के कान ही बिगड़ गए हैं, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मालूम नहीं क्या पसंद आता है। अगर वो अच्छा ज़रा सुने, और सबसे ज़रूरी है कि वाकई उसके बोल कैसे हैं, उसकी ट्यून कैसी है, गाना किस तरह बनाया गया है, और वो किस तरह पिक्चराइज हुआ है। ये सारी बातें अगर वो देखेंगे तो वाकई अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अच्छा सुनिए। अच्छा, बहुत। लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई और हम लोगों को इतनी देर आपकी बात सुनने को।